हेलो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उपनिवेशवाद एवं देहात। इस चैप्टर के अंतर्गत हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि भारत में अंग्रेजी राज व्यवस्था या औपनिवेशिक शासन की स्थापना के पश्चात भारत में क्या परिवर्तन देखने को मिले हैं और इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को किन समस्याओं और किन नई नीतियों का सामना उन्होंने किया है। तो यह हम देखने का प्रयास इस चैप्टर में करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि किस तरीके से भारत में औपनिवेशिक शासन व्यवस्था स्थापित हुई। ब्रिटिशर्स यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे और उनके द्वारा सबसे पहले बंगाल में अपनी शासन व्यवस्था स्थापित की गई। तो बच्चों, जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो राजनीतिक माहौल है वो इतना अच्छा नहीं है, जिससे कि उनको व्यापारिक सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी या अनेक उन्हें व्यापारिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे उन्हें यह जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पर आपसी जो है सद्भाव नहीं है शासकों में, तो उन्होंने राजनीतिक नियंत्रण अपने हाथों में लेने का प्रयास किया। तो इस क्रम में सबसे पहले उन्होंने बंगाल के शासक सिराजुद्दौला को हराया। 1757 ईस्वी में प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला की हार हुई। तत्पश्चात एक संयुक्त सेना जो भारतीय सेना थी, जिसमें कि अवध के नवाब और मुगल शासक भी शामिल थे। तो बंगाल, अवध और जो है मुगल शासकों की एक संयुक्त सेना बक्सर के मैदान में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध आ डटी और दुर्भाग्य से बक्सर के युद्ध में ये संयुक्त सेना हार गई और इससे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी निरूलवाद शासक के तौर पर यहाँ पर स्थापित हो गई। औपनिवेशिक शासक के अंतर्गत बंगाल ही वह प्रांत था जहाँ पर सबसे पहले औपनिवेशिक शासन व्यवस्था स्थापित की गई और भूमि संबंधी नई नीतियाँ यहाँ पर लागू की गई। इन्हीं नीतियों के कारण भारत इस प्रांत के जो जमींदार वर्ग थे उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके अलावा जो किसान वर्ग था उनको भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले यह जानेंगे कि वो कौन सी व्यवस्था थी जिसको कि भारत में बंगाल प्रांत में सर्वप्रथम लागू किया गया था। तो ये थी इस्तिमरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है और इसे 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस के द्वारा यहाँ पर लागू किया गया। इस व्यवस्था के तहत जो भूधारक वर्ग था, जमींदार वर्ग, उसको एक संग्राहक के तौर पर उसको यहाँ पर रखा गया और उसे जो है राजस्व इकट्ठा करना था गांव से या जो क्षेत्र उसको दिया गया था या जिस क्षेत्र का वो पहले मालिक था उसी क्षेत्र में उसको ये राजस्व कलेक्शन का काम करना था और इसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उसको 1/10वां भाग राजस्व के तौर पर दिया जाता था। तो सपोज करो कि जो पूर्ण राजस्व है वो है 10/10 भाग, तो उसे 9/10 भाग तो कंपनी को देना होता था और 1/10 भाग उसे अपने पास रखना होता था। किंतु ये व्यवस्था जहाँ बहुत सरल दिखाई दे रही है, इसके दुष्परिणाम जो है जमींदारों को भुगतने पड़े। यदि ये जमींदार ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्धारित राजस्व की मात्रा जमा नहीं कर पाते थे
तो कंपनी द्वारा उनकी भूमि को नीलाम कर दिया जाता था, यानी कि नीलामी लगा दी जाती थी और इन जमींदारों को अपनी भूमि से हाथ धोना पड़ता था। और उन्हें एक और नियम था इसमें कि निर्धारित तिथि होती थी और उस तिथि के सूर्यास्त होने तक किसी भी जमींदार को उनके ऊपर निर्धारित राजस्व अदा करना होता था। यदि वो नहीं कर पाया है उस दिन तक शाम होने तक, तो अगले दिन उसकी भूमि की नीलामी शुरू हो जाती थी। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार दूसरी राजस्व व्यवस्था को लेकर हम यहाँ पर उपस्थित होंगे। आपका धन्यवाद है।